अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक डेमोंस्ट्रेशन है CLO PLO अटेनमेंट शीट की। इस शीट को हमने डेवलप किया है ताकि हम फैकल्टी एंड के ऊपर जो है वो वर्कलोड को रिड्यूस कर सकें। एक्सेल की इस फाइल के अंदर हमारे पास 4 शीट्स हैं। पहली हमारे पास है रीडमी, दूसरी हमारे पास CLO PLO है जिसके अंदर हम कोर्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और CLO PLO मैपिंग फिल करेंगे। तीसरे में हम जो है वो CLO अटेनमेंट को देखेंगे और चौथे में PLO अटेनमेंट ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएगी। तो रीड मी सेक्शन में बेसिकली हमने ये बताया कि ये शीट करती क्या है और इसके अंदर कितनी किस्म की हमारे पास असेसमेंट है, उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है और कितने हमारे पास CLO है। जैसे हमारे पास इस शीट के अंदर 4 क्विज़ जो हैं वो हो सकते हैं और एक क्विज़ में एक CLO हो सकता है। 4 असाइनमेंट्स हो सकती हैं, एक असाइनमेंट में एक CLO होगा। एक प्रेजेंटेशन हो सकती है या प्रोजेक्ट हो सकता है, वो भी एक CLO पर ही बेस करेगी। कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है वो एक हो सकती है और उसमें 3 CLOs इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। और मिड टर्म हमारे पास एक है, उसमें भी 3 CLOs हो सकते हैं और फाइनल में हमारे पास 5 CLOs तक हो सकते हैं। इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन मैं इसको क्विकली डिमॉन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ। तो CLO PLO अटेनमेंट शीट में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कोर्स कोड है, कोर्स टाइटल है, प्रोग्राम है, रिसोर्स पर्सन नाम है, ईमेल है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन अगली 2 शीट्स में भी रिक्वायर्ड है, जैसे कि यहाँ पर CLO अटेनमेंट शीट में ये रिक्वायर्ड है और PLO अटेनमेंट शीट में भी ये रिक्वायर्ड है। सो मैं बेसिकली अगर फर्स्ट शीट में फिल करूँगा तो बाकी में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी क्योंकि ये लिंक है आपस में। तो मैं इसको फिल कर देता हूँ। ये आपके पास जो है वो शीट में लिंक है और यहाँ पर भी ये चेंज हो चुका हुआ है, तो बाकी इन्फॉर्मेशन भी मैं चेंज कर देता हूँ। प्रोग्राम को मैं BSc क्या देता हूँ, सेमेस्टर को मैं स्प्रिंग 2024 पे देता हूँ और मैं रिसोर्स पर्सन का नाम भी चेंज कर देता हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर चेंज हो चुकी हुई है, ऑटोमेटिकली लिंक है ये। तो आपने सिर्फ पहली शीट को फिल करना है, बाकी ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद चेंज कर लेगा। उसके बाद आपके पास जो है वो 5 CLOs तक हो सकती हैं इस शीट में। तो हमारे पास 3 है तो आप 3 कर दें, अगर आपके पास किसी कोर्स में 2 हैं तो आप एक को डिलीट कर दें, अगर आपके पास 4 हैं तो आप 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर CLO 4, बट मेक श्योर कि आपके पास यही सेम फॉर्मेट जो है वो फॉलो होना चाहिए। CLO और नंबर के दरमियान कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये है CLO 5, तो ये जो स्पेसिंग है ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये अल्टीमेटली फार्मूला इसको ऑटोमेटिकली इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा। तो अगर आपने लिखना है तो आपके पास CLO और नंबर के दरमियान कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास 3 CLOs है तो मैं 3 CLOs को इनकॉर्पोरेट करता हूँ। तो एक कोर्स आउटलाइन है मेरे पास, मैं इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये CLOs लिखे हुए हैं, इनको कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम इनको यहाँ पर इस बेसिकली जो फर्स्ट हमारे पास जो बॉक्सेस हैं यहाँ पर सिंपली इनको आप पेस्ट कर दें। तो जो आपके पास CLOs आपने लिखे थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखे गए हैं। इट डजंट मैटर एट ऑल कि बेसिकली ये यहाँ पे CLO अगर लेंथी है यहाँ पे नहीं आ रहा तो कोई इतना मसला नहीं है। ये जस्ट हमें सिर्फ CLO PLO मैपिंग प्रोवाइड करेंगे जो हमें शीट कैलकुलेशन में हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद डोमेन एंड टेक्सोनॉमी लेवल है, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आप बेसिकली यहाँ से कॉपी करके और वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो C1 C2 एंड C3 है। सो दिस इज़ C1, दिस इज़ C2 एंड दिस इज़ C3। अभी तक हमने जो डोमेन एंड टेक्सोनॉमी है उसको किसी भी लेवल पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है बस जस्ट फिल करने के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है PLO की, कि CLO 1 किस PLO को मैप करता है, CLO 2 किस PLO को मैप करता है, CLO 3 किस PLO 3 किसको मैप करता है। सो मैं कोर्स आउटलाइन देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास जो तीनों CLOs हैं तो वो PLO 1 को बेसिकली मैप करते हैं। तो CLO 1, CLO 2 एंड CLO 3 वो तीनों मेरे पास PLO 1 के पास जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। सो मैं कहता हूँ, और यहाँ पर भी आपने बेसिकली उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है कि देयर शुड बी PLO 1, देयर शुड बी PLO 1 एंड देयर शुड बी PLO 1। तो आपके पास जो PLO है और जो नंबर उसके बाद कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास PLO किसी और के साथ मैप करता है तो आप सिंपली उसके साथ लिख दें PLO 3,
तो मैं अभी इसको बाद में चेंज करूँगा, पहले मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ जैसा मेरे पास ये मौजूद है। तो ये मेरे पास मैपिंग है जो कि बेसिकली एज इट इज़ है, जो मेरे पास इस कोर्स आउटलाइन में जो है वो मौजूद है। सो नेक्स्ट मैं शीट पे आता हूँ। यहाँ पर बेसिकली मुझे स्टूडेंट के जो है वो नेम्स और उनके आईडीज़ मुझे रिक्वायर्ड हैं। तो मेरे पास अगर प्रीवियसली कोई भी किसी भी स्टूडेंट का कोई डेटा पड़ा हुआ हो तो मैं वहाँ से ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है। इस डेटा को मैं यहाँ से कॉपी करके और सिंपली मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये मेरे पास ये स्टूडेंट्स के जो है वो नेम और आईडी कंप्यूट हो गए। जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है या मेरे जो सेक्शन की स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा मेरे पास यहाँ पे स्पेस है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो मेरे पास 60 की यहाँ पे स्पेस है, 60 स्टूडेंट्स का डेटा मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, तो मैं इनको डिलीट कर दूँगा। ये स्टूडेंट्स का मेरे पास डेटा यहाँ पे एंटर हो चुका हुआ है। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो यहाँ पे एंटर करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास Q1 means quiz 1, Q2 is quiz 2, quiz 3 and quiz 4, and then we have assignments A1, A2, A3, A4। 4 क्विजेज हैं, 4 असाइनमेंट्स हैं, लेकिन इन सब के साथ एक वेट मेंशन है। तो वेट इसलिए है क्योंकि आपके पास जो है वो क्विज़ आप जितने मर्जी मार्क्स का देना चाहें, आप 10 मार्क्स का दे दें, आप क्विज़ 5 मार्क्स का दे दें, आप क्विज़ जो है वो 20 मार्क्स का दे दें, डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन ओवरऑल उनकी 100% में कितना वेट है ये मैटर करता है। सो मैं क्विज़ 10 मार्क्स का रखता हूँ और मैं उसका वेट जो है वो डिपेंड करता है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ़ क्विज़ेस हैं और क्या मैं उनका वेट जो है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये शो हो रहा है कि बेसिकली मेरे पास 15 मार्क्स के क्विज़ेस हैं, 5 और 5 10 और 2.5 और 2.5 ये 15 मार्क्स हैं। अगर मेरे पास क्विज़ेस की वेटेज जो है वो 20% है तो मैं इसको भी 5 कर दूँगा और इसको भी मैं 5 कर दूँगा। तो मेरे पास ये 20% जो है वो क्विज़ेस के मार्क्स बन गए ओवरऑल एब्सोल्यूट। अगर इससे भी कम है, अगर 10% आपने क्विज़ेस के मार्क्स करने हैं तो आप इसको 2.5 और ये फिल्म इसलिए दी गई है कि फैकल्टी मेंबर के पास ये भी चॉइस है कि अगर वो फॉर एग्जांपल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, अगर 20 मार्क्स को 20 जो है वो वेट देता है क्विज़ेस को, लेकिन किसी क्विज़ में स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उसका वेट वो कम करना चाहे तो भी वो कम कर सकता है। सो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि 20% इज़ बेसिकली फॉर द क्विज़ेस। तो मैं इन सबका वेट इक्वल कर देता हूँ 5। अब मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेता हूँ। तो ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो ये सब स्टूडेंट का जो बेसिकली वेटेड मार्क्स है ये मुझे रिक्वायर्ड होंगे। तो इस स्टूडेंट ने 5 मार्क्स लिए हैं और इसके जो है वो 2.5 मार्क्स यहाँ पे बने। सो मैं सेम जो फार्मूला है वो बाकी में फिल कर लेता हूँ ताकि मेरे पास बाकियों का भी डेटा आ जाए। तो ये मेरे पास जो है वो 4 क्विज़ेस और 4 असाइनमेंट्स का डेटा जो है वो मैंने एंटर कर दिया और मार्क्स मैंने रैंडमली लिए ताकि मेरे पास जो है वो कैलकुलेशन में मुझे हेल्प आउट कर सकें, बस इससे ज़्यादा इनका कोई काम नहीं। जो मुझे रिक्वायर्ड होंगे CLO कंप्यूटेशन में वो सिर्फ ये है कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा CLO। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे CLO वाली रो में वेट वाले कॉलम में, तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे CLO 1, 2 एंड 3। ये 3 ऑप्शन इसलिए क्योंकि बेसिकली आपने प्रीवियस शीट के अंदर वो 3 CLOs लिखे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये CLO बेसिकली 1 से है। जैसे आप CLO 1 सेलेक्ट करते हैं तो CLO 1 की कंप्यूटेशन यहाँ पे हो जाती है और CLO 1 PLO 1 को मैप करता है। ये आपके पास ये मैपिंग आपने प्रोवाइड की है पिछले वाली शीट में। आप कहते हैं कि क्विज़ नंबर 2 जो है बेसिकली वो CLO नंबर 2 से है। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास CLO 2 जो है ऑटोमेटिकली उसकी आपके पास वेटेज कंप्यूट हो जाती है। तो किसी भी स्टूडेंट का आप डेटा वेरीफाई करना चाहें तो आप वो यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि उसने कितना % जो है वो गेन किया हुआ है। उसके बाद क्विज़ वेटेज आपके पास जो है वो 3 है, क्विज़ नंबर 3 है, तो क्विज़ नंबर 3 की भी आपके पास वेटेज जो है वो कंप्यूट हो जाती है। तो ये आपके पास जो है वो ओवरऑल इसकी CLO अटेनमेंट कंप्यूट होके आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल आपने क्विज़ नंबर 1 जो है वो CLO 2 से कंडक्ट किया तो डजंट मैटर एट ऑल, आप ये भी कर सकते हैं। आपके पास तरतीब की कोई
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्विज़ नंबर 1 में ClO1 ही कंसिडर करें। आपने इसके लिए करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर क्विज़ नंबर 2 जो है ClO3 से है तो डेफिनेटली वो ये भी पॉसिबल है। तो आपके पास जो है वो ये भी पॉसिबल है कि आपने सारे क्विज़ जो हैं बेसिकली वो किसी एक ClO से कंडक्ट किए हो। तो आपके पास ClO1 और ClO2 के अंदर कोई कंप्यूटेशन नहीं है, जैसे ClO3 के अंदर आपके पास कंप्यूटेशन है। और फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक और ClO इंट्रोड्यूस करवाते हैं ClO4, और आपके पास एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर ये है, तो जब आप इसको यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपके पास ClO4 भी आना शुरू हो गया, तो ये भी पॉसिबल है। और ClO4 की कंप्यूटेशन भी आना शुरू हो जाएगी। तो ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। ClO1, दिस इज़ ClO2, इसको मैं कहता हूँ ClO2 और ClO3। और मैं ये ज़्यूम करता हूँ कि असाइनमेंट्स जो है बेसिकली वो मैंने ClO3 से लिए है, ClO2 से, ClO2 से और ClO1 से। तो जो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट का वेट है, इन वेट की बेसिस के ऊपर मेरे पास जो है वो अल्टीमेटली ClO की अटेनमेंट जो है वो कंप्यूट हो रही होगी इन बेसिस के ऊपर, और वो यहाँ पे मेरे पास रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ClO1, 2 एंड 3 ये तीनों ClO जो थे आपके पास बेसिकली PlO1 के साथ मैप कर रहे थे, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने ले लिए हुए। तो अगर फॉर एग्जांपल ये इसको मैं चेंज कर दूँ, मैं कहता हूँ कि ये PlO2 के साथ है और ये PlO8 के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरे पास ClO1 PlO1 सब मैप है, ClO2 PlO2 के साथ और ClO3 PlO3 के साथ। तो मैपिंग अगर वहाँ पे चेंज होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपके पास जो PlO अटेनमेंट है वो नेक्स्ट शीट के ऊपर उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूट हो जाएगी। तो PlO1 इज़ देयर, PlO2 इज़ देयर एंड PlO8 इज़ देयर। लेट्स चेंज अगेन, इसको कर देते हैं PlO4। जैसे आप PlO4 करेंगे तो ClO2 के साथ PlO4 यहाँ पे आ चुका होगा, और यहाँ पर PlO2 से डेटा निकल के PlO4 में आ चुका होगा। तो ये आपके पास एक ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन है। प्रोजेक्ट आप जिस तरह प्रोजेक्ट आप प्रेजेंटेशन जिस तरह की मर्ज़ी देना चाहें, जो उसके मार्क्स हैं वो दे दें, और यहाँ पे उसका रेलेवेंट ClO आप सेलेक्ट कर लें। ClO2 आपके पास कम्प्लेक्स कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है, आपने ClO2 से दिया है, ClO3 से दिया है, ClO3 जो मर्ज़ी आपने ClOs दिए हैं, तो जो आप ClO सेलेक्ट करना चाहिए आप कर सकते हैं। अच्छा, मिड टर्म में हम जो है बेसिकली 3 ClOs को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर मिड टर्म आपने किसी एक ClO से दिया है तो आप बेसिकली जो है उसको एक ClO ही रखें, ClO1, जो कि इन जनरल हम करते हैं कि हम मिड टर्म 1 या 2 ClO से हम करते हैं। तो मिड टर्म की जो मार्क्स की एंट्री है वो क्वेश्चन बेसिस पे नहीं होगी, या ओवरऑल मिड टर्म के मार्क्स एंटर नहीं होंगे, ClO बेसिस के ऊपर एंट्री होगी। अगर आपने 2 ClOs किए तो 2 को कर लें और तीसरे को ब्लैंक छोड़ दें, इसको इनकॉर्पोरेट ना करें। अच्छा, इसमें एक बात मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक ClO आपने सेलेक्ट कर लिया और उसके आपने मार्क्स जो है वो एंटर नहीं किए तो डेफिनेटली कंप्यूटेशन में 0 चला जाएगा एवरेज में। तो अगर आपने कोई ClO ब्लैंक छोड़ा है, किसी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया आपने, तो उसको आप ब्लैंक छोड़ दें ताकि उसका जो है वो 0 एवरेज में कंप्यूट ना हो। तो क्योंकि अगर आप सेलेक्ट करते हैं और उसके मार्क्स एंटर नहीं करते तो वो डेफिनेटली आपके पास एवरेज में 0 काउंट करता है। तो वो अगर 50, 100 और 0 का एवरेज लेंगे तो वो आपके पास 50 बनेगा। तो अगर आपने कोई कंपोनेंट जो है वो ClO बेसिस पे मार्क नहीं करना, उसको सिंपली आप उसको ब्लैंक छोड़ते जाएं। और ये आपके पास मिड टर्म में, अगर ये आपने मिड टर्म में अपने 2 ClOs इनकॉर्पोरेट किए तो तीसरे को आप बेसिकली आप हाइड कर लें। फाइनल में आपके पास 5 ClO का ऑप्शन है, हमारे पास इन जनरल 3 है। तो हम कहते हैं एक हमने ClO1 से क्वेश्चन पूछा है, हमने ClO2 से भी पूछे हैं, ClO3 को भी इनकॉर्पोरेट किए, तो 2 ClOs है तो बाकी को आप सिंपली क्या कर दें, इनको आप हाइड कर दें, तो इनके मार्क्स आप एंटर कर दें। ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं ClO1 के, ये क्वेश्चन बेसिस के मार्क्स नहीं है, ये ClO बेसिस के मार्क्स हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पास ClO2 के 2 क्वेश्चन हों, तो 2 क्वेश्चन के जितना भी आपके पास मार्क्स हैं टोटल, उसी हिसाब से आपने इसको एंटर करने। ClO3 के अंदर क्वाइट पॉसिबल है 4 क्वेश्चन आ रहे हों, तो आपके पास 4 क्वेश्चन का जितना भी वेट होगा, आपने उसका वेट 10 रखा है, या उसका वेट आपने 25 रखा है, या उसका वेट आपने 30 रखा है, जो भी आपने वेट यहाँ पे रखा है, तो वो आप यहाँ पे उसको
चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो वेट है ओवरऑल उसकी फ्रीडम सिर्फ आपको असाइनमेंट्स और क्विज़ में दी गई है। आपको प्रोजेक्ट में, सीसीपी में, या आपको बेसिकली मिड टर्म या फाइनल में वेटेज की आपको जो है वो फ्रीडम नहीं दी गई, क्योंकि वो ओवर कॉम्प्लिकेट करेगा खामखा। तो अगर आपके पास मिड टर्म है और आपने मिड टर्म के अंदर आपने 2 CLOs पूछे हैं, तो ये पॉसिबल है कि शायद आपने एक जो है वो 15 नंबर का पूछा हो और दूसरा आपका 10 का। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप बेसिकली जो मिड टर्म और जो फाइनल आपने कंडक्ट करना है, मिड टर्म और फाइनल दोनों को आप जो है वो एब्सोल्यूट मार्किंग के साथ कंडक्ट करें। तो हमारे पास यहाँ पे जो मिड टर्म की जो प्रैक्टिस है, जो रिकमेंडेशन है वो 25 to 30% है, तो उसको आप एब्सोल्यूट मार्किंग के साथ लेके चलें। और फाइनल हमारे पास जो है 35 to 40% है, उसको भी आप एब्सोल्यूट मार्क्स के साथ लेके चलें, ताकि हमें वेट का जो है वो यहाँ पे कॉलम एक जो है वो ऐड ना करना पड़े। इन जनरल क्विज़ के केस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम बेसिकली 2.5 मार्क्स का क्विज़ लें या 3 मार्क्स का क्विज़ लें, ये मुश्किल काम है। तो हम बेसिकली क्विज़ को हम 10 मार्क्स 15 मार्क्स जितने का मर्जी कर लें, उसका हम वेट हम सेट कर सकते हैं। लेकिन मिड टर्म के केस में या फाइनल के केस में यही रिकमेंडेशन है कि आप इसको एब्सोल्यूट मार्क्स जो है वो दें। इंस्टेड ऑफ के मिड टर्म आप 100 मार्क्स का बनाएं, फिर आप उसको 25 पे आप स्केल करें, तो वो CLO अटेनमेंट को थोड़ा सा जो है वो काम बढ़ा देगा। बस हमें वेट का एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो उसको बचने के लिए हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप जो है वो एब्सोल्यूट बेसिस के ऊपर मिड टर्म और इसकी मार्किंग करें। तो ये आपके पास PLO अटेनमेंट कंप्यूट हो गई है। अच्छा, हमने बेसिकली स्टूडेंट्स के जो नेम है, उनके जो IDs हैं, वो सिर्फ इस शीट में एंटर किए थे, वो ऑटोमेटिकली PLO अटेनमेंट शीट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और आपके पास जो CLO कोई भी कंप्यूट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वो आपके पास ब्लैंक होगा। तो नीचे हमारे पास जो है वो एवरेज कंप्यूट होके आ रही है। ये हमारे पास एक एवरेज है कि एवरेज क्या है इस पूरे सेक्शन की। किसी की 18, एक CLO 1 की 18 है, CLO 2 की 22 है, CLO 3 की 13% है। और एक हमारे पास एक फैक्टर है यहाँ पे, वो बेसिकली KPI का है कि आपके पास आपको ये पता चले कि 50% ऑफ द क्लास जो है उनके जो स्टूडेंट्स हैं, 50% आपकी जो क्लास है उसमें जो उनकी अटेनमेंट है वो 40% से अबव है। सो KPI ऑफ 50% स्टूडेंट्स हैविंग अटेनमेंट ग्रेटर देन 40%। सो 50% बच्चों की जो अटेनमेंट है वो बेसिकली 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक KPI है इसका। सो ये हमारे पास 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इनके मार्क्स एंटर नहीं किए, या कम इसलिए आ रहा है, तो मैं इनको निकाल देता हूँ इसमें से। जब मैं इनको ब्लैंक छोड़ूंगा तो डेफिनेटली ये मेरे पास इंक्रीज़ करेगा। तो हमारे पास 54% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं बेसिकली वो 40 से ज़्यादा हैं, या जिनका CLO अटेनमेंट जो है वो 40% से ज़्यादा है। इस केस में हमारे पास जो है वो 32% ऐसे बेसिकली हमारे पास हैं स्टूडेंट्स हैं जिनके बेसिकली 40 से अबव है, और यहाँ पे 60% है। तो ये वो एक स्पेसिफिक केस है जिसके अंदर हमें CQ रेमिडियल फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो थ्रेशोल्ड सेट किया था वो ये था कि 50% जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनका हमारे पास जो अटेनमेंट है वो 40% से अबव हो। तो इफ़ दिस फिगर इज़ एक्चुअली, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आपको, अगर ये 40% है तो दिस इज़ ओके फाइन। तो सॉरी, इफ़ दिस फिगर इज़ एक्चुअली 50% दैट इज़ एक्चुअली फाइन। अदरवाइज़ आपके पास जो आपको CQ रेमिडियल फॉर्म जो है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इस शीट की क्विक डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर आपके पास कोई क्यूरी हो, इस शीट की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो, या इस शीट को एक्सपेंड करना हो, या ऐसा कोई असेसमेंट कंपोनेंट जो आप जो है वो आप अपने कोर्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं और इस शीट के अंदर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है या इसको नहीं डाला गया, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, हम उसको इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो हमारा मेन एम ये है कि हम बेसिकली फैकल्टी एंड के ऊपर फैकल्टी सिर्फ मार्क्स एंटर करें और अप्रॉप्रिएट CLO सेलेक्ट कर ले, बाकी ऑटोमेटिकली जो है वो कंपटीशन हो जाएगी। तो जब आप किसी भी CLO को आप बेसिकली ब्लैंक करते हैं तो वो बेसिकली अटेनमेंट से निकल जाता है, उसके मार्क्स ज़रूर होते हैं लेकिन वो अटेनमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होता। तो थैंक यू सो वेरी मच।